रात को जगमगाती रोशनी से सजा घर आज सुबह थोड़ा शोक में डूब गया था, क्योंकि इस घर की सबसे छोटी व लाडली बिटिया साधना अभी अभी विदा हुई थी। कुछ स्त्रियों की आंखें अब भी सजल थी। साधना की माँ सबसे ज्यादा रो रही थी। आखिर दुख तो होता ही है अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करते हुए, लेकिन सबसे बड़ी शांति बस यही थी कि बिटिया अच्छे घर में गई थी। इसलिए माँ जी, बाबूजी व उसके भाई के चेहरे पर पूर्ण संतुष्टि के भाव उभर आए थे। चलो, आज इस जिम्मेदारी से भी मुक्ति मिली। बड़ी चिंता लग रही थी। अम्मा जी आसपास बैठे रिश्तेदारों से बतिया रही थी। वार्तालाप में साधना या साधना के भैया का ही जिक्र हो रहा था। साधना इतनी अच्छी थी, सारा घर उसने ही संभाल रखा था। मुझे तो पता ही नहीं चलता था कि रसोई में क्या हो रहा है, कहाँ कौन सी चीज रखी है। बतियाने वाली सारी महिलाएं साधना का गुणगान कर रही थी। साधना तो ससुराल के अब गुणों को भी निभा लेगी, बहुत गुणी है, अपने व्यवहार से सभी के मन को मोह लेगी। यहाँ अपनी भाभी के साथ भी बिल्कुल बहन की तरह से रहती थी। जिस गुणों का उसमें नितांत अभाव था, आज वो भी उसमें पैदा हो गए थे। शायद व्यक्ति के जाने के बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है। धीरे धीरे बातों का रुख बदला और रोहित पर आकर केंद्रित हो गया। उनकी बातों से मेघना नाराज या दुखी नहीं थी, लेकिन उसे अफसोस अवश्य हो रहा था, क्योंकि बहू होने के कारण कोई उसका नाम लेने वाला नहीं था। घर में बहू का नाम उस समय बड़ा जोर शोर से लिया जाता था, जब कोई कार्य घर के अहित में होता था। लाख बार सफाई देने पर भी बहू की बातों पर विश्वास नहीं किया जाता था। मेघना ने बचे हुए कार्य को समेटना प्रारंभ कर दिया, जबकि उसका बदन टूट कर चूर चूर हो गया था। 3 दिन से तो आराम का नाम ही नहीं था। फिर भी वह यह सोचकर कार्य में जुट गई थी कि घर का कार्य तो सारा उसे ही समेटना है, क्योंकि लड़की के विदा होने के 1-2 घंटे बाद ही रिश्तेदार विदा होने के लिए आग्रह करने लगेंगे। यह सब काम अकेले ही उसी को समेटना है। काम को थोड़ा हल्का करने के उद्देश्य से ही वह अपनी छोटी बहन नेहा को रोकना चाहती थी। नेहा के रुक जाने से साधना की विदाई भी इतनी नहीं खलेगी। वह साधना को प्यार करती थी। वैसे तो तीनों ही ननदें उसे बहुत प्यारी थी, पर छोटी होने के कारण साधना ने उसके प्यार पर अधिक कब्जा कर लिया था। दोनों बहनों की तरह ही मिलजुल कर रहती थी। यह ननद और भाभी के प्यार का ही परिणाम था कि वह सास के कड़वे स्वभाव को भी झेल जाती थी। उसे ससुराल में भी मायके का आभास होने लगता, लेकिन फिर भी वह साधना की विदाई पर रो नहीं पाई थी। पता नहीं मेघना का हृदय कैसा विचित्र था कि कभी तो वह अनजान लड़की की विदाई पर ही रो पड़ती, रेडियो या टीवी पर विदाई गान सुनकर रो पड़ती, लेकिन उसका हृदय आज पत्थर का हो गया और वह अपने नेत्र कोष से दो मोती ननद की विदाई पर समर्पित न कर पाई। वह शीघ्र अतिशीघ्र कार्य समेट रही थी। साथ में नेहा भी हाथ बटा रही थी। उसके कानों में स्त्रियों के बतियाने का स्वर निरंतर पड़ रहा था। हाँ भाई, यह रोहित की ही हिम्मत है जो इस घर की नैया पार लगा दी, नहीं तो न जाने क्या होता। हाँ, बड़ा ही होनहार व समर्पित बेटा है, नहीं तो इस जमाने में पूछो मत, एक एक की कहानी सुनते हैं तो कलेजा मुंह को आ जाता है। हे भगवान, ऐसा बेटा हर किसी को दे। एक ने भगवान को धन्यवाद में हाथ जोड़ दिए। किसी काम को बोझ समझकर नहीं करता, बड़े प्यार व आत्मीयता से करता है। इस जमाने में 3-3 लड़कियों का ब्याह लोग अपनी बेटियों से घबराते हैं। रोहित बेचारे ने तो 3-3 बहनों का दायित्व पूरा किया है। हाँ, बेचारा शादी के 2 साल पहले से ही घर के जंजाल में फंस गया था और अब तक नहीं निकल पाया। भगवान भी शरीफों की ही परीक्षा लेते हैं। बहनों से निपटते ही अपनी बेटियों की जिम्मेदारी आ जाएगी। 3 बहनें और 2 बेटियां, बेचारा जिम्मेदारियां निभाते निभाते ही बूढ़ा हो जाएगा। मेघना प्रतीक्षा कर रही थी कि शायद कभी उसकी प्रशंसा में भी 2 शब्द कहे जाएंगे। वह तो अपने पति की जिम्मेदारी निभाने में आधे से भी ज्यादा हाथ बटा रही थी। मेघना के मन में विचारों का ज्वार सा उठ खड़ा हुआ। उसे बहुत अच्छी तरह याद है, शादी से पहले उसके कितने सपने थे। शादी के बाद तो बस ऐस ही ऐस होगा। लड़का बैंक में मैनेजर है, घर का सारा काम निपटाकर आराम से पलंग पर लेटकर टीवी पर प्रोग्राम देखा करेगी या टेप पर मनपसंद गाने सुना करेगी। कितना शौक था उसे फिल्मी गाने सुनने का। स्कूल जाते समय यदि कोई मनपसंद गाना रेडियो पर आता होता तो वह अपनी चाल धीमी कर देती। 2-3 बार तो इसी आदत के कारण विद्यालय में सजा भी पा चुकी थी। स्कूल जाते जाते तो जूते टूट गए हैं, बस बहुत हुआ, अब घर में आराम फरमाया करेगी। शादी एक जिम्मेदारी का नाम है, इस बात से वह नितांत अनभिज्ञ थी। उसकी निगाह में तो शादी का अर्थ घूमना फिरना सजना संवरना ही था, लेकिन उसका ये सपना शीघ्र ही टूट गया। ससुराल में परिस्थितियां मकर जाल की तरह बुनी हुई थी, जिनसे निकलना बहुत मुश्किल था। ससुर सस्पेंड थे, सास कई रोग से पीड़ित थी। ससुर का केस कोर्ट में चल रहा था, ऊपर से सास की असाध्य बीमारी पर
रुपया पानी की तरह बह रहा था। परिस्थितियों के व्यू में फंसे इस घर की बड़ी बेटी रेखा भी अपने गृहस्थी जमाने से वंचित थी। घर में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था। घर के काम की अधिकता को देखते हुए रेखा ने पढ़ना बीच में ही छोड़ दिया था। छोटी दो ननदें नीता और साधना विद्यालय में पढ़ती थी। पति के ऊपर लदे भार को देखकर मेघना का सिर भी पहले तो चकरा गया। वह बड़ी बुझी बुझी सी रहने लगी। रिश्ते के समय स्वर्ग सी दिखाई देने वाली यह ससुराल अब समस्याओं का अखाड़ा दिखाई देने लगी थी। उसकी कोई भी इच्छा घर की समस्याओं के कारण मृग तृष्णा बन गई। ज्यों ज्यों समय बीतता जा रहा था त्यों त्यों उसकी स्थिति में और परिवर्तन आता जा रहा था। पहले तो मेघना को इच्छाओं का ही दमन करना पड़ता था, पर अब तो उसे अपनी आवश्यकताएं भी छोड़नी पड़ जाती थी। संयम की जितनी भी शिक्षा विद्यालय के समय अर्जित की थी, उन सब का प्रयोग उसे अब करना पड़ रहा था। फिर भी घर की समस्याएं सुरसा के मुंह समान मुंह खोले खड़ी रहती थी। इधर अपनी भी गृहस्थी बढ़ रही थी। लग रहा था यदि यही हाल रहा तो उसके बच्चे भी आत्म संयमी और जितेंद्रिय बनने के लिए बाध्य हो जाएंगे। औरों के बारे में ये सोचते सोचते वह अपने बारे में सोचना, कोई चीज़ लाना या करना भूल ही गई थी। बच्चों के साथ भी यही हो, वह यह बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। बड़ी ननद की शादी के समय तो उसने अपने ही हाथों सारा सामान एकत्रित किया था, लेकिन इच्छा होने पर वह एक साड़ी भी नहीं ले सकी। जो साड़ियाँ शादी के समय दी गई थी, उन्हीं से शादी में काम चला लिया था। इस खेलने खाने की उम्र में प्रौढ़ जैसी गंभीरता उसके चेहरे पर आ गई थी। एक दिन उसने स्वयं भी परिस्थितियों से लड़ने का निर्णय लिया और सास व पति को मनाकर बाहर नौकरी करने लगी। अब वह और अधिक मजबूर जीवन जीने के लिए तैयार नहीं थी। टूट गई थी वह अभाव को बर्दाश्त करते करते। थोड़े समय के बाद ही धीरे धीरे घर की काया पलटने लगी। आखिर एक की कमाई और दो की कमाई के में अंतर तो होता ही है। सास का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में इलाज करा लिया था। 3 साल के अंतराल से दो ननदों को उसकी ससुराल भेज दिया था। अपने बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। घर के हालात तो बहुत बदल गए थे, लेकिन इतना घर सजाने संवारने में उसे सर्विस के साथ साथ भी त्याग करना पड़ा था। कहावत है ना, खाली कुएं का पेट भरना बहुत मुश्किल होता है। रेखा की शादी के समय तो उसे मायके से प्राप्त आभूषणों को भी बेचना पड़ा था। अपने दहेज के बर्तन तथा अन्य सामान भी ननद को देने पड़े थे। इतना सब करते करते वह 35 साल की उम्र में भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया था, क्योंकि अब बच्चों के खर्च बढ़ने लगे थे। ऐसा लगता था मानो घर में पैसा बस उसी के नाम का न हो। वेतन से दुगने खर्च थे। पति का वेतन तो घर खर्च व बच्चों की आवश्यकताओं में स्वाहा हो जाता, बाकी के खर्च उसे ही उठाने पड़ते। कभी कभी तो वह अपनी आवश्यकता के समय अपने को असहाय देखकर झल्ला उठती। आखिर क्यों उसने अपने ऊपर बोझ लाद लिया है। इतना सब करने के बाद भी उसकी स्थिति में तो किंचित मात्र ही परिवर्तन आया है। फिर वह सोचकर शांत हो जाती कि बादल अपना सारा जल कोष पृथ्वी को हरा भरा करने में ही लुटा देता है और स्वयं रिक्त होकर चले जाते हैं। बच्चों की शादी में उसका सहयोग पति से भी अधिक था। स्त्रियों का वार्तालाप सुन सुनकर उसके दिल में विचारों का ज्वालामुखी पर्वत जैसे पिघल कर बाहर आना चाहता था। सोच सोच कर उसके मस्तिष्क की नसों में तनाव आ गया था। लग रहा था मानो सिर फट जाएगा। उसके हृदय में रह रह कर एक टीस सी उठती और पूरे शरीर में कौंध जाती। वह परिवार के सदस्यों में अपने आप को खोजने का प्रयत्न करने लगी। उसे लगा जब घर में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं, तो फिर वह किसके लिए इतना सब कर रही है। किसके लिए उसने अपना सर्वस्व बलिदान कर रखा है। क्यों नहीं वह अपने जीवन को संपूर्ण रूप से जी पा रही। यदि तीनों ननदों की शादी उसे न करनी पड़ती तो आज वह क्या इसी हालत में होती। पैतृक संपत्ति के रूप में उसे केवल पैतृक जिम्मेदारियां मिली थी। सोचते सोचते उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अचानक उसके हाथों से लड्डुओं का बर्तन गिर गया। लड्डू फर्श पर चारों ओर लुढ़क गए और एक अचेत अवस्था में फर्श पर गिर पड़ी। बर्तन गिरने की झंकार कमरे में गूंज उठी, जिसकी आवाज निश्चित रूप से पास के कमरे में भी पहुंची थी। आवाज सुनकर सास और 2-3 स्त्रियां कमरे में आई और पास बैठ गई। अरे कोई पानी लाओ, देखो न मेरी बहू को क्या हो गया है। अरे कोई रोहित को बुलाओ। सास की आवाज भर्रा गई। इतने में ही नेहा पानी ले आई थी। सास ने एक हाथ से मेघना के सिर को धीरे से उठाया और पानी पिलाने का प्रयास किया। मुंह पर छींटे मारने के साथ साथ वह
बड़बड़ा भी रही थी, इतना थक गई है, पहले थोड़ा सा आराम कर लेती, कोई जल्दी थोड़े ही है, आखिर इंसान ही तो है, लगातार काम करते हुए तो मशीन भी ठप हो जाती है। वह धीरे धीरे मेघना के बालों में उंगलियां फिरा रही थी। मेघना को धीरे धीरे होश आ रहा था। वह अर्धचेतना अवस्था में आंखें बंद करके पड़ी थी। तभी स्त्रियों का वार्तालाप प्रारंभ हो गया। कुछ स्त्रियों की यह आदत होती है कि वे बहू के सामने सास की और सास के सामने बहू की पक्षधर बन अपने को हिसैती सिद्ध करना चाहती है। पता नहीं यह प्रेम प्रकट करने की कौन सी पद्धति है। अरे सास को बातें करता देख इसे लगा होगा कि मैं ही काम क्यों करूँ? इसलिए बहाना बना रही होगी। देखो न कैसा हाल बना रखा है अपना। ये सब इसलिए जिससे रिश्तेदारों को पता चले कि बहू कितनी दुखी है। देखो ना ननद की विदाई पर 2 आँसू भी नहीं बहाए। नहीं तो अनजान लड़की की विदाई पर भी आँखें भर आती है। कमाल है आज की बहुओं का। सुनकर मेघना का मन कर रहा था कि वह एक-एक को सही जवाब दे, अपने बाल नोच ले। आखिर बहू नामक जीव इतना कमज़ोर क्यों होता है? तभी सास की कर्कदार आवाज़ सुनकर वह अवाक रह गई। किसी के घर का तुम्हें क्या पता, तुम्हारी बहुएँ होंगी ऐसी, मेरी तो बहू नहीं, देवी है देवी। आज घर में जो रौनक है, वह बहू का प्रताप है। यह घर के लिए रोहित से भी ज़्यादा करती है। ऐसी बहू तुम्हें नसीब नहीं हुई, इसलिए बात बना रही हो। मैंने पिछले जन्म में मोतियों का दान किया होगा, जो ऐसी देवी मिली है। सुनकर मेघना का हृदय गदगद हो गया। उसे आज लगा कि वह घर की अहम सदस्य है, वह इस घर की रीढ़ है। सास अब भी उसके पास बैठी थी, कभी हाथ कभी पाँव सहला रही थी। मेघना की आंखें छलक आई, वह उठी और सास के गले लग गई और फपक फपक कर रोने लगी। दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब